साथियों, आज मैं आपको पृथ्वीराज रासो जी के बारे में जानकारी दूंगी। पृथ्वीराज रासो हिंदी भाषा में लिखा एक महाकाव्य है जिसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन और चरित्र का वर्णन किया गया है। इसके रचयिता चंद्रबरदाई पृथ्वीराज के बचपन के मित्र और उनके राजकवि थे और उनकी युद्ध यात्राओं के समय वीर रस की कविताओं से सेना को प्रोत्साहित भी करते थे। पृथ्वीराज रासो 2500 पृष्ठों का बहुत बड़ा ग्रंथ है। पृथ्वीराज रासो में दिए गए विवरण के अनुसार चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज का जन्म एक ही दिन हुआ था और उनकी मृत्यु भी एक ही दिन हुई थी। रासो में इस बात का उल्लेख मिलता है कि गजनी में पृथ्वीराज चौहान और कवि चंद एक दूसरे को कटार मारकर मर गए थे। हालांकि इतिहास में कहीं भी इस घटना का उल्लेख नहीं मिलता। पृथ्वीराज रासो में इस प्रकार के उल्लेख से ये तो पता चलता है कि पृथ्वीराज से चंद का बहुत घनिष्ठ संबंध था और सभी महत्वपूर्ण अवसरों पर राजा उसे अपने साथ रखता था। पृथ्वीराज रासो की कथा संक्षेप में इस प्रकार है। पृथ्वीराज जिस समय दिल्ली के सिंहासन पर था, कन्नौज के राजा जयचंद ने राजसूय यज्ञ करने का निश्चय किया और इसी अवसर पर उसने अपनी कन्या संयोगिता का स्वयंवर भी करने का संकल्प किया। राजसूय का निमंत्रण उसने दूर दूर तक के राजाओं को भेजा और पृथ्वीराज को भी उसमें सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया। पृथ्वीराज और उसके सामंतों को ये बात खली कि बहु राजाओं के होते हुए भी कोई अन्य राजसूय यज्ञ करे और पृथ्वीराज ने जयचंद का निमंत्रण अस्वीकार कर दिया। जयचंद ने फिर भी राजसूय यज्ञ करना ठानकर यज्ञ मंडप के द्वार पर द्वारपाल के रूप में पृथ्वीराज की एक प्रतिमा स्थापित कर दी। पृथ्वीराज स्वभावतः इस घटना से अपमान समझकर क्षुब्ध हुआ। इसी बीच उसे ये भी समाचार मिला कि जयचंद की कन्या संयोगिता ने पिता के वचनों की उपेक्षा कर पृथ्वीराज को ही पति रूप में वरण करने का संकल्प किया है और जयचंद ने इस पर क्रुद्ध होकर उसे अलग गंगा तटवर्ती एक आवास में भिजवा दिया है। इन समाचारों में संतप्त होकर वह राजधानी के बाहर आखेट में अपना समय किसी प्रकार बिता रहा था कि उसकी अनुपस्थिति से लाभ उठाकर उसके मंत्री केवास ने उसकी एक कर्नाटी दासी से अनुचित संबंध कर लिया और एक दिन रात को उसके कक्ष में प्रविष्ट हो गया। पटरागी को जब ये बात ज्ञात हुई, उसने पृथ्वीराज को तत्काल बुलवा भेजा और पृथ्वीराज रात को ही 2 घड़ियों में राजभवन में आ गया। जब उसे उक्त दासी के कक्ष में केवास को दिखाया गया, उसने रात्रि के अंधकार में ही उन्हें लक्ष्य करके बाण छोड़े। पहला बाण तो चूक गया, किंतु दूसरे बाण के लगते ही केवास धराशायी हो गया। रातों रात दोनों को एक गड्ढे में गड़वाकर पृथ्वीराज आखेट पर चला गया। फिर दूसरे दिन राजधानी को लौटा। केवास की स्त्री ने चंद्र से अपने मृत पति का शव दिलाने की प्रार्थना की तो चंद ने पृथ्वीराज से वह निवेदन किया। पृथ्वीराज ने चंद का यह अनुरोध इस शर्त पर स्वीकार किया कि वह उसे अपने साथ ले जाकर कन्नौज दिखाएगा। दोनों मित्र कसकर गले मिलते और रोए। पृथ्वीराज ने कहा कि इस अपमानपूर्ण जीवन में मरण अच्छा था और इसके कवि मित्र ने उसकी इस भावना का अनुमोदन किया। केवास का शव लेकर उसकी विधवा सती हो गई। चंद के साथ थ्वाइत के शेष में पृथ्वीराज ने कन्नौज के लिए प्रयाण किया। साथ में 100 वीर राजपूत सामंतों सैनिकों को भी उसने ले लिया। कन्नौज पहुंचकर जयचंद के दरबार में गया। जयचंद ने उसका बहुत सत्कार किया और उससे पृथ्वीराज के वह रूप के बारे आदि के संबंध में पूछा। चंद ने उसका जैसा कुछ विवरण दिया वह उनके अनुचर थ्वाइत में देखकर जयचंद कुछ संशंकित हुआ। उसने कवि को पान अर्पित कराने के बहाने अन्य दासियों के साथ एक दासी को बुलाया
जो पहले पृथ्वीराज की सेवा में रह चुकी थी। उसने पृथ्वीराज को थ्वाइत के वेश में देखकर सिर ढींक लिया, किंतु किसी ने कहा कि चंद पृथ्वीराज का अभिन्न सखा था, इसलिए दासी ने उसे देखकर सिर ढक लिया और बात वहीं पर समाप्त हो गई। किंतु दूसरे दिन प्रातःकाल जब जयचंद चंद के डेरे पर उससे मिलने गया, थ्वाइत को सिंहासन पर बैठा देखकर उसे पुनः शंका हुई। चंद ने बहाने करके उसकी शंका का निवारण करना चाहा और थ्वाइत में से उसे पान अर्पित करने को कहा। पान देते हुए थ्वाइत वेशी पृथ्वीराज ने जो वक्र दृष्टि फेंकी, उससे जयचंद को भली भांति निश्चय हो गया कि ये स्वयं पृथ्वीराज है और उसने पृथ्वीराज का सामना डटकर करने का आदेश निकाला। इधर पृथ्वीराज नगर की परिक्रमा के लिए निकला। जब वह गंगा में मछलियों को मोती चुगा रहा था, संयोगिता ने एक दासी को उसके ठीक ठाक पहचानने तथा उसके पृथ्वीराज होने पर अपना प्रेम निवेदन करने के लिए भेजा। दासी ने जब यह निश्चय कर लिया कि वह पृथ्वीराज ही हैं, उसने संयोगिता का प्रणय निवेदन किया। पृथ्वीराज तदनंतर संयोगिता से मिला और दोनों का उस गंगा तटवर्ती आवास में पानी ग्रहण हुआ। उस समय वह वहाँ से चला आया, किंतु अपने सामंतों के कहने पर वह पुनः जानकर संयोगिता का साथ लिवा लाया। जब उसने इस प्रकार संयोगिता का अपहरण किया, चंद ने ललकार कर जयचंद से कहा कि उसका शत्रु पृथ्वीराज उसकी कन्या का वर्ण कर उससे दायज के रूप में युद्ध मांग रहा था। परिणामतः दोनों पक्षों में संघर्ष आरंभ हो गया। इधर पृथ्वीराज नगर की परिक्रमा के लिए निकला। जब वह गंगा में मछलियों को मोती चुगा रहा था, संयोगिता ने एक दासी को उसको ठीक ठीक पहचानने तथा उसके पृथ्वीराज होने पर अपना प्रेम निवेदन करने के लिए भेजा। दासी ने जब यह निश्चय कर लिया कि वह पृथ्वीराज ही है, उसने संयोगिता का प्रणय निवेदन किया। पृथ्वीराज तदनंतर संयोगिता से मिला और दोनों का उस गंगा तटवर्ती आवास में पानी ग्रहण हुआ। जब उसने इस प्रकार संयोगिता का अपहरण किया, चंद ने ललकार कर जयचंद से कहा कि उसका शत्रु पृथ्वीराज उसकी कन्या का वरण कर अब उससे दायज के रूप में युद्ध मांग रहा था। 2 दिनों के युद्ध में जब पृथ्वीराज के अनेक योद्धा मारे गए, सामंतों ने उसे युद्ध की विधा बदलने की सलाह दी। उन्होंने सुझाया कि वह संयोगिता को लेकर दिल्ली की ओर बढ़े और वह जयचंद की सेना को दिल्ली के मार्ग से आगे बढ़ने से रोकते रहे, जब तक वह संयोगिता को लेकर दिल्ली न पहुंच जाएं। पृथ्वीराज ने इस स्वीकार कर लिया और अनेक सामंतों तथा शूरवीरों योद्धाओं की बलि ने अनंतर संयोगिता को लेकर दिल्ली गया। दिल्ली पहुंचकर पृथ्वीराज संयोगिता के साथ विलास मगन हो गया। 6 महीने तक आवास से बाहर निकलना ही नहीं, जिसके परिणाम स्वरूप उसके गुरु बाधव भत्ते तथा लोक में उसके प्रति असंतोष उत्पन्न हो गया। प्रजा ने राजगुरु से कष्ट का निवेदन किया तो राजगुरु चंद को लेकर संयोगिता के आवास पर गया। दोनों ने मिलकर पृथ्वीराज को गौरी के आक्रमण की सूचिका पत्रिका भेजी और संदेश वाहिका दासी से कहला भेजी, गौरी रतु अंधरा तू गौरी अनुत्रत। राजा की विलास निद्रा भंग हुई और वह संयोगिता से विदा होकर युद्ध के लिए निकल पड़ा। शहाबुद्दीन इस बार बड़ी भारी सेना लेकर आया हुआ था। पृथ्वीराज के अनेक शूर योद्धा और सामंत कन्नौज युद्ध में ही मारे जा चुके थे। पृथ्वीराज की सेना रण क्षेत्र से लौट पड़ी और शहाबुद्दीन विजय हुआ। पृथ्वीराज बंदी किया गया और गजनी ले आया गया। वहाँ पर कुछ दिनों बाद शहाबुद्दीन ने उसकी आंखें निकलवा लीं। अब चंद पृथ्वीराज के कष्टों का समाचार मिला। वह गजनी अपने मित्र तथा स्वामी के उद्धार के लिए अवधूत के वेश में चल पड़ा। वह शहाबुद्दीन से मिला। वहां जाने का कारण पूछने पर उसने बताया कि अब वह मंदिर का आश्रम जाकर तप करना चाहता था, किंतु एक साध उसके जी में शेष थी कि इसलिए वह अभी वहां नहीं गया था। उसने पृथ्वीराज के साथ जन्म ग्रहण किया था और वह बचपन के साथ साथ ही खेले कूदे थे। उसी समय पृथ्वीराज ने उससे कहा कि वह सिंगनी के द्वारा बिना फल के बाद से ही 7 घड़ियालों को एक साथ भेद सकता है। उसका ये कौशल वह नहीं देख सका था और अब देखकर अपनी वह साथ पूरी करना चाहता था। गौरी ने कहा कि वह तो अंधा किया जा चुका है। चंद ने कहा कि वह फिर भी वैसा संधान कौशल दिखा सकता है। उसे विश्वास था।
शहाबुद्दीन ने उसकी ये मांग स्वीकार कर ली और तत्संबंधी सारा आयोजन किया। चंद के प्रोत्साहित करने पर जीवन से निराश पृथ्वीराज ने भी अपना संधान कौशल दिखाने के बहाने शत्रु के वध करने का उसका आग्रह स्वीकार कर लिया। पृथ्वीराज से स्वीकृति लेकर चंद शहाबुद्दीन के पास गया और कहा कि वह लक्ष्य वेद तभी करने को तैयार हुआ है जब वह स्वयं अपने मुख से उसे 3 बार लक्ष्य वेद करने का आह्वान करे। शहाबुद्दीन ने इसे भी स्वीकार कर लिया। शाह ने 2 फरमान दिए, फिर तीसरा उसने ज्यों ही दिया, पृथ्वीराज के बाण से विद्ध होकर वह धराशायी हुआ। पृथ्वीराज का भी अंत हुआ। देवताओं ने उस पर पुष्प दृष्टि की और पृथ्वी से ने अनिच्छा गौरी से बाण पाकर हर्ष प्रकट किया। पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। ये वीर रस का हिंदी का सर्वश्रेष्ठ काव्य है। हिंदी साहित्य में वीर चित्रों की जैसी विशद कल्पना इस काव्य में मिली वैसी बाद में कभी नहीं दिखाई दी। पाठक रचना भर में उत्साह की एक उमड़ती हुई सरिता में बहता चलता है। कनौज युद्ध के पूर्व संयोगिता के अनुराग और विरह तथा उक्त युद्ध के अनंतर पृथ्वीराज संयोगिता के मिलन और केली विलास के जो चित्र रचना में मिलते हैं वह अत्यंत आकर्षक हैं। महाकाव्य होते हुए भी पृथ्वीराज रासो में प्रबंध निर्वाह का भाव है। ये भारतीय जीवन की झांकी नहीं प्रस्तुत कर पाता। इसकी कथा कहीं कहीं चंद और उसकी पत्नी के वाद विवाद के रूप में तथा कहीं शुक शुकी के संवाद के रूप में चलती है। नाना प्रकार की भाषाएं इस ग्रंथ में मिलती हैं। बहुत से शब्द तो ऐसे मिलते हैं जो उस समय के लिखे ही नहीं जान पड़ते। कुछ विद्वान उसके शुक शुकी संवाद को इस ग्रंथ का मूल समझते हैं। चंद्रबरदाई के काव्य की भाषा पिंगल थी, जो कालांतर में ब्रिज भाषा के रूप में विकसित हुई। इस काव्य में चरित्र चित्रण के साथ वीर रस और श्रृंगार रस का मोहक समन्वय है। साथियों, अब मैं आपको पृथ्वीराज को थोड़ा सा संक्षिप्त में समझाऊंगी। पृथ्वीराज रासो की रचयिता चंद्रबरदाई हिंदी ब्रज भाषा की सबसे पहले कवि माने जाते हैं। चंद्रबरदाई ने इस ग्रंथ की रचना एक प्रत्यक्षदर्शी की भांति की है। पृथ्वीराज रासो में श्रृंगार और वीर रस दोनों मिलते हैं, फिर भी वीर रस का ही काव्य माना जाता है। ये 250 पृष्ठों का ग्रंथ है। 69 सर्ग या अध्याय हैं। 10,000 से अधिक इसमें छंद पाए जाते हैं। नायक नायिका को जो मिलन इसमें दिखाया गया है उसमें षड ऋतु का वर्णन है। प्रकृति चित्रण के सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करता है कवि इसमें। सबसे बड़ा सर्ग जो है पृथ्वीराज रासो का वह है कन्नौज का युद्ध। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे आने वाली वीडियो की जानकारी पाने के लिए बेल बटन दबाएं। वीडियो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। अगले किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो मुझे कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।